आपका स्वागत है यूरेका पे। लास्ट वीडियो में हमने यूएनओ की स्थापना एवं उसकी संरचना के बारे में समझा था। आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और वर्ल्ड बैंक संस्था का जो संस्थान है, इसका उदय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस के बाद में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ, जो कि वर्तमान विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन में। तो आइए हम वर्ल्ड बैंक की स्थापना और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की फंक्शनिंग को देखेंगे कि इनका क्या महत्वपूर्ण कार्य है और इसके तहत कौन कौन सी संस्थाएं आती है, और वर्ल्ड बैंक का क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना को लेकर के, और वर्ल्ड बैंक के महत्वपूर्ण कार्य को भी देखेंगे और इसके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ गरीब देशों को लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे और वर्ल्ड बैंक की कुछ आलोचनाओं को भी हम देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को आरंभ करते हैं और वर्ल्ड बैंक की स्थापना से हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है किस प्रकार से हुई थी। तो सर्वप्रथम जो वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसका जो स्थापना है वो एक्चुअली विकास के लिए किया गया था और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत किया गया था। मैं इससे पहले ब्रेटन वुड के बारे में वीडियो बनाया हुआ हूँ, जो लास्ट वीडियो था, आप उसको देखिए तो आप ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में आप समग्र जानकारी हासिल कर सकते हैं। विभिन्न देशों को विकास के लिए ऋण, तकनीक और मार्गदर्शन देने का कार्य वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है गरीबी कम करना, विकास को बढ़ावा देना तथा देशों को आत्मनिर्भर बनाना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस प्रकार से हुई, आइए हम ये चीज़ जानते हैं। 1944 में जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया, और यह एक ऐसा समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था तथा यूरोप के देश पूरी तरह तबाह हो चुका था, और इन देशों के पुनर्निर्माण के लिए रिकंस्ट्रक्शन के उद्देश्य से जो है इसका स्थापना किया गया। परंतु वर्तमान समय में यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है तथा इसका कार्य क्षेत्र भी व्यापक बन चुका है और वैश्विक स्तर पर यह अपनी भूमिका निभा रही है। अगर हम देखें, वर्ल्ड बैंक का दो मुख्य पार्ट है। इसके तहत दो और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर ही जो कार्य करती है, जिसे हम IBRD एंड IDA के नाम से जानते हैं। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IDA की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आइए हम दोनों संस्था की विशेषता के बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का क्या कार्य है और IDA का क्या महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो इनका जो मुख्य कार्य है वो है मध्यम आय वाले देश जैसे कि भारत, इंडोनेशिया आदि देशों को कम ब्याज पर ऋण जो है लोन देना। लंबी अवधि के लिए लोन दिया जाता है इसके द्वारा, और बड़े बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप अगर देखें, दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया, ऐसी प्रोजेक्टों में जो है IBRD के द्वारा जो है इन्वेस्ट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम IDA के बारे में देखें तो इसके द्वारा जो है गरीब देशों को लोन दिया जाता है, जैसे कि नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। इन्हें जीरो इंटरेस्ट पे जो है लोन उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम देखें दोनों में अगर मुख्य अंतर देखें, IBRD और IDA में मुख्य अंतर यही है कि IBRD के द्वारा जो लोन दिया जाता है, जिन प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है उस पे इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन IDA के द्वारा जो लोन गरीब देशों को दिया जाता है वो अधिकतर अत्यधिक गरीब देश है और उन्हें जीरो इंटरेस्ट पे जो है ये लोन अवेलेबल करवाया जाता है, और कुछ परिस्थिति में उन्हें जो है लोन माफ़ भी कर दिया जाता है। लोन चुकाने का समय जो है अधिक लंबा होता है, इसके अकॉर्डिंग अधिक लंबा होता है लोन चुकाने का समय IDA के द्वारा, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा जो लोन दिया जाता है। इस प्रकार के लोन को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बांग्लादेश पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में फंडिंग, और नेपाल रूरल रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो इस संस्था के द्वारा लोन दिया गया इनको।
तो दोनों संस्था एक्चुअली लोन देने का ही कार्य करती है, लेकिन दोनों के मध्य जो मुख्य अंतर है वो यही है कि IBRD के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है और उसकी अवधि कम होती है, और ये भी प्रोजेक्ट के लिए ही लोन दिया जाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही, और ये भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है खास करके गरीबी से उबरने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाए जाते रहे हैं, और ये विकास की एक मॉडर्न तकनीक को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के जो है प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन दोनों के लोन देने की अगर तकनीक की हम बात करें तो दोनों में मुख्य अंतर यही है कि ये इंटरेस्ट के साथ में होता है और ये जो है जीरो इंटरेस्ट का होता है, और इसे अगर चुकाने भी होते हैं तो ये बहुत ही लंबा समय के लिए लंबे समय के लिए लोन का टाइमिंग जो है बहुत ही लंबा होता है, चुकाने का समय जो है अधिक मिलता है इन देशों को, और ये खास करके गरीब देश इसमें होते हैं जिनको इस प्रकार के लोन मिलते हैं। लेकिन इसमें अधिकतर जो है डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जिन्हें इस प्रकार के लोन दिए जाते हैं। अगर हम देखें तो विश्व स्तर पे 3 प्रकार के देश जो है गणना की जाती है। एक तो जो विकसित देश है, और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पे है वो विकासशील देश है जिसमें कि अपना देश भारत भी आता है, और जो तीसरे नंबर के जो देश है इन्हें गरीब देश माना जाता है। और इन सब के पैमाने हैं अगर, लेकिन पैमाने के स्तर पे मापे जाते हैं जिसके बहुत सारे पैमाने हैं, GDP है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इन सभी पैमाने पे इन चीज़ों को मापा जाता है कि कौन से देश किस कैटेगरी में है, वो डेवलप है या डेवलपिंग है या फिर वो पुअर कंडीशन में है, यानी कि गरीब देश है। तो इन चीज़ों को मापने के लिए कंडीशन है वैश्विक स्तर पे। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो कि वर्ल्ड बैंक के तहत ही कार्य करते हैं, इनके उद्देश्य के बारे में हमने देखा और इन दोनों के मध्य क्या मुख्य अंतर है इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का क्या मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड बैंक के अगर हम मुख्य उद्देश्य को देखें तो विकासशील देश को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करना है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना ही इसलिए किया गया था ताकि देशों को जो है उन्हें मदद किया जाए और आर्थिक रूप से विकसित किया जाए, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें ऋण दिया जाए, उनके प्रोजेक्ट में ऋण दिया जाए ताकि वो देश जो है विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सके। ये आगे साथ ही साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अगर सपोर्ट मिलता है तो इससे क्या होगा, तो देश में विकास के रास्ते पे जाएगा और देश में गरीबी कम होगा और आर्थिक स्थिरता जो है बनाने में मदद मिलेगी और निजी निवेश को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ये वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य था। एक बार हम फिर से देखते हैं, विकासशील देशों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाना ताकि वो उस ऋण का प्रयोग जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कर सके, जैसे कि सड़क के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इन चीज़ों के ऊपर में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इससे क्या होगा, तो सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छा होने का परिणाम ये होगा कि उस देश की गरीबी कम होगी। इससे क्या होगा, तो आर्थिक स्थिरता को मदद मिलेगा और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ये वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य रहा। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हम समझते हैं। तो जब हम वर्ल्ड बैंक के मुख्य महत्वपूर्ण कार्य को हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट वेस्ट जो है लोन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि खेती के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, शिक्षा के ऊपर में, जैसे भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, वो उसमें भी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होती है। साथ ही साथ मान लीजिए कहीं पर ऊर्जा का प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़क निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों में जो है वर्ल्ड बैंक के जो है लोन जो है लिए जाते हैं विभिन्न देशों की सरकार के द्वारा। जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो पॉलिसी एडवाइस एवं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। देशों को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है पॉलिसी एडवाइस भी दिया जाता है कि किस प्रकार से कोई भी देश जो है इकोनॉमिक पॉलिसी बना करके अपने विकास के रास्ते को अपना सकती है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कर सकती है, जो आर्थिक संरचना है उसमें भी रिफॉर्म कर सकती है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी देश के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। साथ ही साथ अगर हम गरीब देशों को सॉफ्ट लोन देने का कार्य भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमने देखा कि जो IDA जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, ये गरीब देशों को सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाती है जिसमें कि कम ब्याज होती है, लंबी समय के लिए
ऋण दिया जाता है उसे हम देर से लौटा सकते हैं और कुछ परिस्थिति में इसको माफ़ भी कर दिया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रिपोर्ट का प्रकाशन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन करना। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में देखें जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो ये है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जो है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से हमने वर्ल्ड बैंक के तहत किए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण कार्य को हमने देखा। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि गरीब देशों को जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, आखिरकार वो पैसा कहाँ से आता है वर्ल्ड बैंक के पास में, जिसके तहत वो लोन जो है गरीब देशों को वितरण करता है वर्ल्ड बैंक। तो पैसे के आने के कई सोर्सेज हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम तो ये है कि वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य देश है। सभी सदस्य देश कुछ पैसा शेयर की तरह जो है इसमें जमा किया हुआ है, जिससे कि ये बेस मनी के रूप में कार्य करता है। और ये संस्थान जो है अपना आरंभ किया गया था और ये बेस मनी से ही जो है आगे अन्य देशों को जो है ऋण उपलब्ध करवाया गया। और बाद के वर्षों में जा कर के जो है लोन से इंटरेस्ट आया, जो ये बेस मनी था, इस बेस मनी को फिर दूसरे देशों को जब इन्होंने लोन दिया तो उन देशों से इनको इंटरेस्ट मिला, जो ब्याज के रूप में मिला था वो एक कैपिटल के रूप में काम करता है। और उस कैपिटल को फिर से वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी अन्य देश को जो है लोन दे दिया जाता है, फिर वहाँ से इंटरेस्ट आता है, फिर किसी अन्य देशों को दिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक इस प्रकार से जो है इंटरेस्ट आधार पे अपने बेस मनी को बरकरार रखती है और अन्य देशों को जो है लाभ कमा करके लोन देती रहती है और उन देशों का भी विकास होता है और वर्ल्ड बैंक भी अपना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर हम देखें तो उसके बाद में एक और चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक जो है बॉन्ड्स बहुत सारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है बेचा जाता है समय समय पे और उसके तहत पैसा जुटाया जाता है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के बाज़ारों में अपने बॉन्ड्स को बेच करके पैसा जुटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का कोई बॉन्ड्स जो है बेच दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा और इस 10,000 करोड़ रुपए को किसी देश को लोन पे दे दिया जाएगा और उससे 2% इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो 2% इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक का फ़ायदा हो गया, वो उसका फिर बेस मनी के रूप में स्थापित हो जाएगा और फिर उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है किसी और देश में किया इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं, वो लोन के रूप में ही दिया जाता है, बट उस लोन से भी इसको एज ए इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक को पैसा मिलता है, जिससे कि बेस मनी बना रहता है, कैपिटल बना रहता है और उस चीज़ को फिर जिन देशों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जिन प्रोजेक्टों में लोन की, तो वर्ल्ड बैंक जो है उन्हें सहायता प्रदान करती है। कभी कभी जो है वर्ल्ड बैंक को दान भी मिलता है, ऐड के रूप में भी स्पेशल फंड्स भी मिलते हैं। जो अमीर देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, ये सभी देश कभी कभी एड्स के रूप में जो है वर्ल्ड बैंक में कुछ पैसे दे दिया करते हैं स्पेशल फंड्स के तहत, जिसको कि फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अन्य गरीब एवं विकासशील देशों को लोन के रूप में जो है मुहैया कराया जाता है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक के पास में जो पैसे का जो सोर्स है यही है और इसी सोर्स के आधार पे वर्ल्ड बैंक के पास में कैपिटल है और इसी कैपिटल को एज अ लोन इन्वेस्टमेंट जो है अन्य देशों को दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके बाद में अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके आधार पे वर्ल्ड बैंक की आलोचना भी की जाती है। खास करके वर्ल्ड बैंक की जो आलोचना होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेंस को लेकर के होती है। अमेरिका की सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है, क्योंकि इस वर्ल्ड बैंक में जो है जिस देश से जितना ज़्यादा उस आर्थिक सहायता दिया जाता है वर्ल्ड बैंक को, उस हिसाब से वहाँ पे जो है वोटिंग पावर भी निर्धारित की गई है। तो वर्तमान समय में अमेरिका के पास में सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड बैंक में वोटिंग पावर है। और साथ ही साथ लोन के समय जो है कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं, कुछ शर्त रखे जाते हैं, जैसे कि अफ्रीकी देशों से जो है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए जो है कहा गया, यानी कि नीतिगत बदलाव करने की जो है शर्त रखी जाती है। और पाकिस्तान से जो है सब्सिडी कम करने के लिए कहा गया, जो गवर्नमेंट सब्सिडी जो पब्लिक को दी जा रही थी उसको कम करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार कई बार ये कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक
इनडायरेक्टली जो है किसी भी देश के जो सरकार है उसकी नीतिगत बदलाव में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ख़ास करके जो सोशलिस्ट लोग थे इन्होंने सबसे ज़्यादा आलोचना किया इस बात का कि वर्ल्ड बैंक ऋण दे करके लोन दे करके किस प्रकार से शर्त के साथ में लोन उपलब्ध करवा करके जो समाजवादी व्यवस्था को मानने वाले देश थे उन सबको पूंजीवादी व्यवस्था में जो है कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार की कई आलोचनाएं जो है वर्ल्ड बैंक की जाती है कि शर्त के आधार पे कंडीशंस की, यानी कि किसी भी देश को अगर हम मुसीबत के समय पे अगर हम लोन दे रहे हैं तो उनसे कुछ शर्त रख लेते हैं कि बाद में आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था की नीतिगत बदलाव करने होंगे और इस शर्त के आधार पे जो है उनको लोन उपलब्ध करवाया जाता है। हमने एक जो भारत में जो IMF से जो लोन लिया गया था तो उस समय भी जो भारत में रिफॉर्म किया गया था LPG के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी ऐसा माना जाता है कि IMF ने जो ऋण दिया था वो सशर्त ऋण उपलब्ध करवाया था भारत को, इसलिए जो है भारत में ये बदलाव किया गया था उस समय। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गरीब देश पर जो है कर्ज का बोझ जैसा जो है आरोप लगाया जाता है वर्ल्ड बैंक के ऊपर में। कई देश जो है कर्ज की किस्त भरने में जो है फंस जाते हैं, उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ हो जाता है, वर्ल्ड बैंक का लोन हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी आते हैं कि वो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट को जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है तो कई प्रोजेक्ट में जंगल, जनजातीय को जो है नुकसान पहुंचता है, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण संबंधित मुद्दे को लेकर के भी वर्ल्ड बैंक की आलोचना की जाती है। इसके बाद में अगर हम निष्कर्ष पे आए तो विश्व बैंक आधुनिक समय में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की। यह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण से लेकर के आज वैश्विक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। गरीब एवं विकासशील देश के विकास में वर्ल्ड बैंक उच्च भूमिका निभा रहा है और यह भूमिका हमेशा तटस्थ या बराबरी वाली नहीं होती है, क्योंकि इसके निर्णय पर शक्तिशाली देशों का प्रभुत्व आज भी बना हुआ है। इसीलिए 21वीं सदी में वर्ल्ड बैंक में भी रिफॉर्म की बात कही जाती है। कई बार देशों के द्वारा जो है आवाज़ उठाया जाता है कि जिन देशों ने मिल कर के बनाया था, स्थापना किया था वर्ल्ड बैंक का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में, और बाद के वर्षों में जिन देशों की शेयरिंग इसमें ज़्यादा रही उनका डोमिनेंस देखा जाता है उनके पास, क्योंकि उनके पास में वोटिंग राइट ज़्यादा है। तो जब कभी भी इन ब्रेटन वुड्स जो संस्थाएं हैं इनके द्वारा जो वैश्विक व्यापार के जब नियमावली तय किए जाते हैं कि किस प्रकार से व्यापार का संचालन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऐसा देखा जाता है कि इन सभी देशों को फेवर मिलता है और इनका डोमिनेंस जो है वोटिंग भी बिहेवियर जो है ये उनके नीतिगत फैसले को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक की आलोचना भी की जाती है इन सभी चीज़ों के आधार पे, और वर्तमान समय में UNO की तरह ही वर्ल्ड बैंक में भी रिफॉर्म की बात की जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को हमने पूरा देख लिया, इसके फंक्शनिंग के बारे में देख लिया, रिपोर्ट के बारे में हमने देख लिया, उद्देश्य के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में IMF के बारे में देखेंगे और फिर हम किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल नहीं है तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कृपया इसे पूरा देखें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम में इम्प्रेशन अच्छा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद।